सो हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ये पाठशाला के चैनल पे। मेरा नाम विजय है। आप ये पाठशाला चैनल पे टर्म 2 के अकॉर्डिंग 20 मिनट की सीरीज देख रहे हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए। चैप्टर का नाम है पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। मतलब 5वें चैप्टर में पूरी तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी जा रही है। कोशिश करूंगा 20 मिनट में आपको चैप्टर की क्विक रिवीजन देने की। अगर आप चैनल के साथ नए हैं तो आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। साथ में आप सभी लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर और टेलीग्राम पे स्पेशली फॉर नोट्स हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ें हम यहाँ दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सारा कुछ अवेलेबल होता है नोट्स के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा टेलीग्राम पे। तो वहाँ ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अब हाल फिलहाल बात करते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम, सो वी इजीली अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये चैप्टर पूरी तरीके से आपको कैलकुलेट करेगा 1964 से लेके लास्ट 1971 के इलेक्शन की जर्नी तक। इस चैप्टर के कंटेंट में आपको पूरी राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स को समझाने की कोशिश करी जाएगी। अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल ट्रांजिशन टुक प्लेस आफ्टर नेहरू, मतलब नेहरू जी के बाद किस तरीके से राजनीति में बदलाव आए। आपको अपोजिशन पार्टी की यूनिटी देखने को मिलेगी, कांग्रेस को स्प्लिट होता हुआ देखने को मिलेगा, टूटी कैसे कांग्रेस। उसके बाद आपको नई कांग्रेस जो इंदिरा गांधी के द्वारा चलाई गई थी वो देखने को मिलेगा, और एनालाइज हाउ द पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी फैसिलिटेट एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। और ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो नई कांग्रेस बनी वो दोबारा से सत्ता में दोबारा वापस आई, और आज की डेट में वही कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस आई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, बहुत सारी कांग्रेस आई और बहुत सारी कांग्रेस चली गई, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम कांग्रेस आई चल रही है। अब ये हुआ कैसे? सो लेट्स टॉक विद द पास्ट, थोड़ा सा रिवाइंड हो जाइएगा। 27 अगस्त 1964 यहाँ पे नेहरू जी की हो जाती है डेथ, हमारे बापू जी की हो जाती है डेथ। तो नेहरू जी के बाद लोग यही सोचते रहते हैं कि आफ्टर उनके डेथ के बाद किनको चुना जाएगा। तो लोगों के मन में ऐसा बोला जाता है कि नेहरू जी के डेथ के बाद दो गंभीर समस्या लोगों के सामने आई। क्या डेमोक्रेसी नेहरू के बाद सरवाइव कर पाएगी या नहीं? सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के मन में यही था कि नेहरू जी सरवाइव कर रहे थे, सही तरीके से राजनीति को चला रहे थे, लेकिन अब नेहरू जी के बाद क्या सही मायने में सत्ता जो होनी चाहिए, जो एटलीस्ट जो लोग होते हैं जो चलाते हैं पार्टी को, क्या कोई चला पाएगा या नहीं? सो वी हैव ऑप्शन। हमारे पास सिचुएशन इतनी गंभीर थी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि उस टाइम पीरियड पे बहुत सारे आउटसाइडर, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा था डेमोक्रेसी को सही तरीके से, लेकिन उसी टाइम पीरियड को 1960s का दौर जो डेंजरस बोला जाता है नेहरू जी की डेथ का, उसमें बहुत सारी और प्रॉब्लम भी हुई। गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इनइक्वालिटी, असमानता बहुत ज़्यादा आ गई। दंगे जो हो रहे थे, हमें पता था कि पाकिस्तान और इंडिया का प्रॉब्लम जो चल रहा था वो भी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड होता। लेकिन फाइनली कांग्रेस के सभी लीडरों ने मिलकर शास्त्री जी को एक अपना निर्विरोधी नेता चुना। ऑफ कोर्स लाल बहादुर शास्त्री, मैं कह सकता हूं कि काफी अच्छे व्यक्तियों में से थे। सर्वसम्मति से इनको चुना गया। दो कारण थे। नंबर 1 कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर थे, मिनिस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहे थे। अपनी सादगी तो देखिए जरा इनकी, और ये सादगी इनको बहुत आगे लेके गई, मतलब सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे। दूसरा, अच्छे नेता भी थे, बोलने में भी ठीक ठाक थे, सही तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते थे, एक्सपीरियंस प्लेयर है। अब इनके कार्यकाल में 64 से लेकर 66 2 ही साल इनका कार्यकाल चला, लेकिन इनका कार्यकाल उन सभी पीएम में से सबसे अच्छा बोला जाता है। एक अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, एपीजे अब्दुल कलाम, कुछ ऐसे नेता हमारे भारत में आके चले गए हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, और ये उन इतिहास रचने वालों व्यक्तियों में से एक था। क्योंकि यहाँ पे आपको 1962 के अंदर हमें पता था कि हमारा चाइना से वॉर हुआ था, और लोगों का ये कहना है कि 1964 में गांधी की नेहरू जी की डेथ होने का कारण चाइना से हुए वॉर का भी हो सकता है। तो हमारी टेरिटरी इतनी मजबूत नहीं थी, इसीलिए इन्होंने आते ही एक नारा दिया था। उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमने जय जवान का मतलब था, हमने जो हमारे जो इंडिया के इधर की बाउंड्रीज थी, इंडिया के इधर की बाउंड्रीज हमने यहाँ से चाइना से सुरक्षित करी और यहाँ से पाकिस्तान से सुरक्षित करी। और उसके बाद क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर बहुत बार मॉनसून फेलियर हो जाता था, तो हमने अपने किसानों को समृद्ध करा और कहा कि भाई हमें अच्छा अनाज उगाना है और बाहर से किसी का कुछ नहीं खरीदना है। इस हिसाब से यहाँ पे हमारा सिचुएशन सही रहा। हमें पता है कि इंडो पाक वॉर हुआ था ड्यूरिंग इनके ही टाइम पीरियड पे 1965 में।
तो पाकिस्तान जो है क्या कहते हैं वो डिफीट कर गया था और उसके बाद हमने एक एग्रीमेंट करा था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें जानना है। ताशकंद समझौता आपको पता है 10 जनवरी 1966 के दिन हुआ था। इनकी एरोप्लेन में ही आकस्मिक मौत हो चुकी थी, किसी को नहीं पता चला कि इनके डेथ का कारण क्या था। तो इनका लाइफ में यही चीज़ है और ये चीज़ ही पेपर में घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा। 65 में ऑफकोर्स वॉर हुआ था, आप ये देख सकते हैं, इस वॉर के अंदर हम लोग जीते थे। उसके बाद अयूब खान इस टाइम पीरियड पे वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ताशकंद में USSR आया था इसका मीडिएटर बनने के लिए और ये समाधान सॉल्व हुआ, मतलब इस समस्या का समाधान हुआ। उसके बाद इनकी डेथ के बाद 1 साल का टाइम पीरियड लगभग उठक बैठक वाला चलता रहता है, लेकिन हमें इतना पता है कि फाइनली जाके 1967 के अंदर होते हैं इलेक्शन। अब मेन बात ये था कि जब आपकी डेथ हो जाती है, कि इनकी शास्त्री जी की डेथ हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि फिर दोबारा किसी एक्सपीरियंस प्लेयर को चुना जाएगा और मोरारजी देसाई जी उनमें से एक थे जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार में से एक थे। लेकिन पार्टी की इंटरनली वोटिंग होती है और 2/3 मतों को सिक्योर करके इंदिरा गांधी जी पूरी तरीके से पार्टी के अंदर अपनी जगह बना लेती है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पार्टी के अंदर जगह बनाने का एक कारण सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिंडिकेट मेंबर का था, क्योंकि सिंडिकेट एक ऐसे लीडर थे कांग्रेस के अंदर, सीनियर लीडर, जो गैर हिंदी भाषी लोग थे, जो कांग्रेस में नेहरू जी की फैमिली के प्रति बहुत लॉयल रहते थे और इसीलिए उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमें पूरी तरीके से इंदिरा गांधी जी को रूलर बनाना चाहिए। भले से वो इनएक्सपीरियंस, पॉलिटिकल में उनको एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो हमारी हाथों की कठपुतलियां बन के रहेंगी और उसके बाद अगर मोरारजी देसाई को बना दिया तो वो एक स्ट्रिक्ट रूलर है और ऑफ कोर्स क्या कहते हैं मोरारजी देसाई जी इनकी बातें नहीं सुनेंगे। तो ये साम दाम दंड भेद सारी चीजें अपना कर सिंडिकेट ने बनाया इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री। तो इतना आपने समझ लेना है। और 1967 के अंदर होता है इलेक्शन, लैंडमार्क ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, और दिस इज कॉल्ड द डेंजरस सिचुएशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। और ये जो चीज़ थी ना, राजनीतिक भूकंप कहा जाता है, क्योंकि जो उस टाइम पीरियड पे आज तक अभी चुनाव नहीं आ रहा है आज़ादी के बाद तक भी, 1967 के इलेक्शन में उन धुरंधरों को भी चुनाव से अपने हाथ धोने पड़े, वो लोग भी चुनाव हार गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस रहा था इंडियन पॉलिटिक्स के लिए। हाँ, हालांकि इंदिरा गांधी जी जीत गई, लेकिन 13 राज्यों के अंदर उनको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। लॉस क्या हुआ अब ये समझ लीजिए। मैं पहले ही बताता हूँ, सुनिए। जैसे कि 67 का इलेक्शन हुआ, सेंट्रल की सरकार बनी, पर स्टेट के अंदर गठबंधन की सरकारें बनी, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे इनके खुद के लीडर जो सिंडिकेट मेंबर के कामराज जी थे, उन्हें भी हार देखनी पड़ी। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा लॉस है, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा लॉस है। अब यहाँ पे मेन बात ये था कि 1967 का इलेक्शन जो होता है वो एक पॉलिटिकल अर्थ क्यों था, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे नेता जो थे, 2 नेता की डेथ हो गई थी। उसके बाद कांग्रेस विदाउट नेहरू चल रहा था, इनएक्सपीरियंस प्राइम मिनिस्टर थे यानी कि इंदिरा गांधी जी, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत तेजी से आ रहा था, एग्रीकल्चर डिक्लाइन बहुत कम, मतलब ज़्यादा हो गया था, एग्रीकल्चर डिक्लाइन ज़्यादा हो तो राइजिंग प्राइस हो गया था। उसके बाद मिलिट्री के अंदर खर्चा बढ़ गया था, फूड्स स्कैरसिटी आ चुकी थी। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट इशू, पॉपुलर अनरेस्ट, हिंदू मुस्लिम दंगे, नॉन कांग्रेसिज्म। 1967 में पहली बार बिना कांग्रेस के सरकार की सोच आई। नॉन कांग्रेसिज्म का मतलब सिंपल शब्दों में आप ये मान के चल सकते हैं कि 1967 का जो चुनाव का रिजल्ट आया वो इतना खराब आया कि खुद के नेताओं का भरोसा उठने लग गया कांग्रेस के अंदर से, और कांग्रेस में ही विरोधी दल की महक जो थी वो आने लग गई, और उसी को ही हम नॉन कांग्रेसिज्म बोलते हैं। बहुत सारी आइडियोलॉजिकल लोग जो थे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ थे और ये वो ये कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस को हराना चाहिए और हमें सभी को साथ मिलके क्या कहते हैं गठबंधन बनाना चाहिए, इन्हें लेफ्टीज बोला गया था। तो इसमें से राम मनोहर लोहिया भी एक थे जो ऑफकोर्स सोशलिस्ट लीडर थे, राम मनोहर लोहिया, जो कहते थे कि समाज कंट्रोल के बहुत बड़े विचारक, स्वतंत्रता सेनानी बोले जाते हैं। इन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म की आइडियोलॉजी को यही बताया कि किस तरीके से हमें कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बाहर जाना चाहिए। हाल फिलहाल ये तो चलता रहा, नॉन कांग्रेस पार्टी दैट सिचुएशन इज फेवरेबल फॉर देम। ऑफ कोर्स अब मेन बात है कि नॉन कांग्रेसिज्म आया क्यों। लोगों का कहना यह था कि 1967 में इंदिरा गांधी जी तो खामी का प्रधानमंत्री बन गई, जबकि दूसरे और अनुभव लीडर हैं कांग्रेस के अंदर। देखो, जब आपके शास्त्री जी आए तो किसी ने मना नहीं करा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ऑफ कोर्स जब
इंदिरा गांधी जी की अपॉइंटमेंट 67 में हुई, सिंडिकेट की वजह से हुई। लेकिन यहाँ पे लोगों का मानना यह था जो नॉन कांग्रेसिज्म की आइडियोलॉजी को रखते थे, उन्होंने कहा एक तो गांधी जी इनएक्सपीरियंस प्लेयर है यानी कि इंदिरा गांधी जी, दूसरा इंदिरा गांधी के आने की वजह से ही कांग्रेस में गुटबाजियां हो गई, और दूसरी बात इंदिरा गांधी के आते ही कांग्रेस में पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ गया, बहुत सारे इलाकों में वो ऑफ कोर्स चुनाव हार गई। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 52 के इलेक्शन के बाद 1967 के इलेक्शन में इतनी कम सीटें इतिहास में कभी भी कांग्रेस को नहीं मिली, तो सोशलिस्ट को इस चीज को बढ़ावा मिल गया। दूसरा, हाफ ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर वाज डिफीटेड, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर जो हेड थे वो हार गए इलेक्शन में। तो ऑफकोर्स अब इंदिरा गांधी के पास क्या मौका मिला कि इन वरिष्ठ नेताओं को हटाकर अपनी खुद की कैबिनेट बनाए। ऑफकोर्स वो कठपुतली नहीं बनना चाहती थी इनकी, क्योंकि इतने स्टेट में अगर वो चुनाव हार गई और इन्होंने ही इनको फोर्स करा पार्टी के अंदर कि इंदिरा गांधी को जिताओ, इंदिरा गांधी को जिताओ, तो ऑफकोर्स इंदिरा गांधी तो जीत गई लेकिन ये तो हार गए। तो इंदिरा गांधी को यहाँ मौका मिला और दोबारा 9 स्टेट लिखा हुआ है, कहीं पे 11 स्टेट मेंशन है। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ 1967 के इलेक्शन में कि कोई स्टेट के अंदर एक रीजनल पार्टी का जन्म हुआ, एंड दिस इज कॉल्ड इन केरला। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी एक सीपीआई पार्टी थी और बाद में तो डीएमके पार्टी भी बनी, लेकिन ये पार्टी 1960 क्या कहते हैं 2 के और 64 के इलेक्शन में इतनी अच्छी तरीके से सत्ता में आई थी, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अब इसका भी एक अलग इतिहास है, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब मेन बात ये है कि कॉलिशन गवर्नमेंट जो बन रही थी, जैसे 9 स्टेट के अंदर कॉलिशन गवर्नमेंट बनी, तो कॉलिशन गवर्नमेंट होती क्या है वो समझ लीजिए। ऑफकोर्स जब किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो 2 या 2 से अधिक सरकारें मिलकर आपस में स्टेट लेवल पर सरकार बना लेती है, उसे कॉलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये कॉलिशन गवर्नमेंट एक जॉइंटली गवर्नमेंट होती है जिसमें कुछ डिपार्टमेंट दूसरी पार्टी को दे देते हैं और कुछ डिपार्टमेंट रूलिंग पार्टी को दे देते हैं। गठबंधन सही मायने में एक मैं कह सकता हूं कि एक इतना सही तरीके से प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, गठबंधन सरकार हमेशा वीक होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि 1967 में जब बहुत बड़े बड़े लीडर खुद ही नेता लोग चुनाव हार जाते हैं और सिंडिकेट ही मदद करता है कांग्रेस में इंदिरा गांधी को जिताने की, लेकिन अब यहाँ पे के कामराज जी खुद ही चुनाव हार गए, तो अब क्या प्रॉब्लम होगी? ऑफ कोर्स यहाँ पे अब इंदिरा गांधी जी कभी भी इनकी बात नहीं सुनेंगी। जिन्होंने क्या कहते हैं इनको जिताया, सिंडिकेट के मेंबर ने उनको जिताया इंदिरा गांधी को, और ऑफ कोर्स अब इंदिरा गांधी जी जो है धीरे धीरे करके सीनियर लीडर को साइडलाइन करती रहेगी और अपनी पकड़ बनाने की अब वो कोशिश करेगी, क्योंकि बहुत सारे नेता तो हार चुके हैं। अब कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर उन नेताओं को रखा जाएगा जो ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी की सुनेंगे, उनकी बातों पे चलेंगे, है ना। इसीलिए इंदिरा गांधी के सामने 2 चुनौतियां आई। सबसे पहले सिंडिकेट की आज़ादी को खत्म करना चाहती थी, दूसरी उन्होंने कहा कि जो 1967 में मेरी इतनी बेइज्जती हुई है कि मुझे इनएक्सपीरियंस प्लेयर बोला गया, मुझे उसको रीगेन करना है। तो रीगेन करने के लिए अब उनके पास सिंपल सा क्या तरीका था? सिंपल सा तरीका ये था कि या तो अगला इलेक्शन हो तो उसमें कुछ करके दिखाए, लेकिन अगले इलेक्शन में काफ़ी समय है, अब इस बीच कुछ ऐसा करना है जनता के मन में उनकी छवि अच्छी बन सके। इसके लिए उन्होंने क्या कहते हैं लेफ्ट फ्रंट पॉलिसी अपनाई। ऐसी पॉलिसी जो लेफ्टीज लोग उनके खिलाफ जा रहे थे उनको खत्म करने के लिए उन्होंने पॉलिसीज बनाई। अब ये पॉलिसीज उनकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरह था। नंबर 1, 1967 में 10 पॉइंट प्रोग्राम चलाया गया। 10 पॉइंट प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें थी, फैमिली प्लानिंग, घरों को बनाना, लोक कल्याण, फैमिली वेलफेयर के बारे में सोचना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया, जीवन बीमा करवाना वो भी एक अपने आप में वो है। उसके बाद सीलिंग द अर्बन प्रॉपर्टीज, याद करिए लैंड सीलिंग एक्ट, इसमें उस एक्ट के तहत जो बेनामी संपत्तियां थी वो जब्त करवाई गई। उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस जो होता है, जो ऑफकोर्स राशन वाला सिस्टम होता है कि 1 किलो में गेहूं 2 किलो में चावल, ये सब देने की कोशिश करी जाएगी। और लैंड रिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। लैंड रिफॉर्म में ये वो लैंड रिफॉर्म है जहाँ पे बंधुआ मजदूरी किसानों से करवाई जाती थी, वो खत्म करवाई जाएगी, तो ऑफकोर्स उस पर भी काम हुआ। और दूसरा ये कहा गया कि ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि जो गरीब लोग हैं उनको हाउसिंग की समस्या ना हो, तो उनके लिए भी काम करा जाएगा। तो ये कुछ ऐसे काम थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के काम को धीरे धीरे और अच्छा करने लगे। अब राष्ट्रपति का एक सीन हुआ था, वो जान लेते थोड़ा सा। जाकिर हुसैन जी उस टाइम पीरियड में क्या कहते हैं राष्ट्रपति थे, और इनकी डेथ हो जाती है, आप देख सकते हो 3 मई को डेथ हो जाती है 1969 में। और यहाँ पे उस समय पे उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जी होते हैं। अब सिंडिकेट लोग या कांग्रेस के बहुत सारे लीडर चाहते थे कि हमारा ही कोई बंदा बने राष्ट्रपति, जिन्हें हम नीलम संजीव रेड्डी बोलते हैं, और
उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी जी, जिन्हें हम वराहगिरी वेंकटा गिरी, भाई नाम अजीब ही है देख सकते हैं, लेकिन क्या हमारे राष्ट्रपति हैं भाई, तो वीवी गिरी जी थे। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी जी चाहती तो नीलम संजीव रेड्डी को बनाती, लेकिन इंदिरा गांधी को तो अपनी खुद की पकड़ बनानी है ना, इसलिए उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी और पूरी तरीके से एस निजलिंगप्पा 1969 के अंदर क्या थे, कांग्रेस के चेयरमैन थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे एस निजलिंगप्पा ही बनने चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी ने क्या कहते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर सभी लोगों को बोल दिया कि आप लोग अपने मन की सुने, ठीक है ना, कंसाइंस वोट, विवेकपूर्ण वोट डालें। और वो नहीं चाहते थे कि क्या कहते हैं, मतलब मन ही मन में नीलम संजय रेड्डी को नहीं चाहते थे कि वीवी गिरी बने। अगर ऑफकोर्स वीवी गिरी बनेंगे तो यहाँ पे फायदा इंदिरा गांधी का होगा। यहाँ पे अब हुआ कांग्रेस का विभाजन, स्प्लिट होगी कांग्रेस, क्योंकि नीलम संजय रेड्डी जी कह रहे थे कि आप इंदिरा गांधी जी हमारी पार्टी के होते हुए भी आपने हमारे बंदे का नाम नॉमिनेट नहीं करा। अगर आप सारे एमपी को बोल देते कि भाई इन्हीं को अपॉइंट करना है तो ऑफकोर्स वो हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे बात ये हुई कि जीता कौन, वीवी गिरी इलेक्शन जीत गए और इसकी वजह से इंदिरा गांधी कांग्रेस में दो टुकड़े हो गए, एक कांग्रेस ओ बनी और एक कांग्रेस आर बनी। कांग्रेस ओ जो है ऑफकोर्स वो क्या कहते हैं पुरानी है, कांग्रेस आर जो है ऑफकोर्स वो नहीं है, दो कांग्रेस के हिस्से हो गए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1971 के अंदर सिंबल चेंज हो गया था, ठीक है, वो क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में तुम्हें समझना क्या है कि कौन जीता पूरी तरीके से नीलम वीवी गिरी जी। अब यहाँ पे मेन बात ये होती है कि 1971 के इलेक्शन के अंदर जो कांग्रेस आर थी वो गठबंधन बना लेती है सीपीआई से। इंदिरा गांधी की शुरुआती समय में जो कांग्रेस आर थी वो बहुत ही क्या कहते हैं कमजोर पार्टियों में से एक थी, क्योंकि हमें पता है कि जो कांग्रेस के दिग्गज लीडर है, पुराने लीडर है, वो कांग्रेस ओ के अंदर थे। लेकिन जब कांग्रेस आर टूट गई तो मेन बात ये था कि सभी जो ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस की थी वो कांग्रेस ओ के साथ मिल गई। कांग्रेस ओ कांग्रेस आर के पहले ही खिलाफ हो गई। अब यहाँ पे इंदिरा गांधी को हटाने के लिए एक महागठबंधन करा गया और गठबंधन में उन लोगों ने एक ही कॉमन प्रोग्राम चलाया कि इंदिरा गांधी को हटाओ, क्योंकि वो कांग्रेस आर का हिस्सा बन चुकी है। और इंदिरा गांधी ने कहा इंदिरा गांधी को हटाओ, ये तो सिंडिकेट ने या कांग्रेस ओ के लोगों ने कहा। लेकिन जब 1971 का इलेक्शन हो रहा था तो उस टाइम पीरियड पे इंदिरा गांधी ने कहा कि लोग कहते हैं कि इंदिरा हटाओ, पर मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। और इसकी वजह से क्या कहते हैं कांग्रेस में 71 का जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसमें कांग्रेस आर और कांग्रेस और सीपीआई दोनों ने मिलके 375 एमपीज लेके आ गए। और इससे क्या हुआ, जो ग्रैंड अलायंस के कांग्रेस आर ओ के लोग थे और जो ऑपोजिशन पार्टी के जो लोग थे उनके पास आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 40 सीटें ही आई। तो इस तरीके से लोगों को समझ में आ गया कि इंदिरा गांधी जी एक पावरफुल नेता बन चुकी है और यहाँ से कांग्रेस जहाँ से छोटी थी उनके हाथ में दोबारा ही वापस आ गई। ठीक है, तो ये पूरा एक कहानी है कि 1971 का इलेक्शन कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। अगले पार्ट में हम 1971 में जब इलेक्शन हुआ तो उस टाइम पीरियड पे इंदिरा गांधी जी किस तरीके से अब प्रॉब्लम में आती है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे जल्दी। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इंदिरा गांधी की स्टोरी के बारे में आपको मजा आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। दिस इज इट इन दिस वीडियो।